हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है थेरेपी सेंटर्स। कैसे हमें राइट थेरेपी सेंटर्स चूज़ करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आप जो थेरेपी सेंटर्स में आपके थेरेपिस्ट होते हैं उनके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। जब आप थेरेपी सेंटर ज्वाइन करते हैं तो क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या चीज़ें कंसिडरेशन में लानी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वालिफाइड टीम होना थेरेपी सेंटर में। अब जनरली हम देखते हैं बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स पॉपुलर हो जाते हैं। उनके दो तीन रीजंस होते हैं। एक तो कि उनका जो मेन जिसने स्टार्ट किया होता है, फाउंडर होता है, उनके बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस होते हैं एंड वो पर्सन काफ़ी नोन हो जाता है एंड उसकी उसके बेसिस पे बहुत सारे लोग उस थेरेपी सेंटर को ज्वाइन करते हैं। बट एक्चुअल लोग जो उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं, इन केस उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिल रही हो तो फिर वो इतना फ़ायदे की बात नहीं है। मतलब आई वुड पर्सनली प्रेफर थेरेपी सेंटर जहाँ पर दी शायद ओनर। ओनर खुद अपना जो इसके पास क्वालिफिकेशन है वो बच्चे में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा हो। या अगर इतना पॉपुलर भी नहीं है बट जो थेरेपिस्ट हैं जो करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स, बच्चों की थेरेपी करा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस प्रॉपर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट से। इनमें जो क्वालिफिकेशंस होते हैं वो होते हैं BASLP, ये एक बैचलर्स डिग्री है। एंड दूसरा होता है MASLP, ये मास्टर डिग्री है। सो जो BASLP है इसका जो फुल फॉर्म है ये है बैचलर ऑफ ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्पीच थेरेपिस्ट का। अगर मास्टर्स है MASLP तो इवन बेटर। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे आते हैं। इनमें दो क्वालिफिकेशन होता है, बैचलर्स और मास्टर्स। बैचलर्स को हम कहते हैं बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसको BOTB कहते हैं। जो मास्टर्स होता है उसमें अगेन MOT, मास्टर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें भी अगर मास्टर डिग्री है तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद हम बिहेवियर थेरेपिस्ट पे आते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिग्रियों वाले हमें मिल जाते हैं थेरेपिस्ट। एक जिन्होंने BA या MA, BSc या MSc करा होता है इन साइकोलॉजी। बट दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब इतना तो इसमें होना ही चाहिए कि इन्होंने साइकोलॉजी में इनके पास कोई डिग्री हो। बट प्रेफरेबल होता है अगर उनके पास BCBA है। ये BCBA सर्टिफिकेशन है। इसको कहते हैं बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर थेरेपिस्ट। एंड दूसरा होता है MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर ये दो सर्टिफिकेशंस है तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब नोट करिए कि कुछ ऐसे थेरेपिस्ट भी मिलते हैं जिनके पास फिजियोथेरेपी में के भी क्वालिफिकेशंस होते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसको BPT कहते हैं, या मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसको MPT कहते हैं। अब ये जो क्वालिफिकेशंस है दीज आर गुड क्वालिफिकेशन, बट ये ऑटिज्म के सिम्टम्स को स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं करते। अनलेस आपके ऑटिस्टिक चाइल्ड में कोई फिजिकल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उस केस में ये हेल्प कर, जिनके वजह ऐसी डिसेबिलिटी है जिनकी वजह से उनके जो डेली एक्टिविटीज़ है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में इम्पेयरमेंट हो रहा है, उस केस में दे कैन बी यूज़फुल। अदरवाइज़ ये ऑटिज्म में इनका इतना रोल नहीं होता है। हमें एंड जैसे आपने मेंशन किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन भी है इसमें। एंड स्पेशल एजुकेशन के लिए ज़रूरी, अगर उनके पास बीएड या एमएड भी है, इट्स नॉट नेसेसरी इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव। ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ ऑटिज्म के उसके लिए डिसेबिलिटी में काम आए। बहुत सारे हम ऐसे थेरेपिस्ट भी मिलते हैं जो एक RCI सर्टिफिकेशन उनके पास होता है। मतलब ये RCI होता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बट ये एक जस्ट रजिस्ट्रेशन है, ये एक प्रॉपर सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है। ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं जिसके थ्रू ये लोग ना प्रैक्टिस कर सके। कई बार देखते हैं कि एक्चुअली जब आप जाते हैं सेंटर्स पे तो आपको दिखते हैं वहाँ पर सर्टिफिकेशंस उन्होंने लगाए होते हैं। तो यू कैन, आप देखिए, प्रॉपरली देखिए कि उसमें क्या है, और सर्टिफिकेशंस पे सिर्फ मत जाइए, प्रॉपर रिसर्च करके जाइए उस बारे में। दूसरा होता है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़रूरी है। आप जाएं, देखें, ऑब्जर्व करें, क्लासेस में ही बैठें। इनिशियल में तो बहुत ज़्यादा बैठें कि ताकि आपको पता चले वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर सिर्फ आपको पता ही नहीं, आप क्लास के बाहर हैं, आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कैसे अंदर हैंडल हुआ जा रहा है, किया जा रहा है, एंड आप घर पे कुछ भी नहीं ट्राई करते उसके बाद कि जो थेरेपिस्ट वहाँ पे करा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्टिवनेस इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसका क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट्स इतने नहीं आते हैं। तो
मेक श्योर कि आप वहाँ पे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वहाँ पे हैं। अब ये भी नहीं कि सिर्फ आप वहाँ बैठे और कुछ ना करें, मतलब आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए कि यू आर देयर, जस्ट योर प्रेजेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज दैट यू टेक इनफ नोट्स, आप नोट करें कि वो कैसे करा रहा है। अगर वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ अगर मेल्ट डाउन होता है बच्चे को, तो वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो आप वही चीज़ घर पे भी कर सकते हैं। फिर आता है डिटेल्ड असेसमेंट्स। डिटेल्ड असेसमेंट्स कराइए, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स कराइए, चाहे कि स्पीच के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सेंसरी इश्यूज़ के लिए, एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, सब कुछ करना चाहिए हमें। एक भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। डोंट लेट एनी स्टोन बी अनटर्न्ड बेसिकली। आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। ऑल द 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की स्पीच, हमें लगता है कि कई बार सब लोगों से सुनने को मिलता है, स्पीच तो होता है, कई बच्चे बाद में बोलते हैं, बट इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करिए। चारों को इक्वल महत्व दीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है, डिटेल असेसमेंट उसका कराना है। फिर आता है ये असेसमेंट की बात करी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो। जी तो ये है कि बस असेसमेंट कर की बात हो रही है। जी। एंड फिर आता है गोल ओरिएंटेड प्लान्स। आप जब भी कोई कहीं जाते हैं तो प्लीज़ उनसे 3 महीने का गोल एक मांगिए कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। इफ़ इट्स नॉट इवन फॉर 3 मंथ्स, अगर आपको ज़्यादा भी चाहिए दैट्स फाइन, बट एक बार आप पता तो करिए कि है क्या, व्हाट इज़ देयर इसमें। आपके बच्चे को बाय द एंड ऑफ इट, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो टीचर्स एक एम लेके चलते हैं कि इतने टाइम में हम इतना करेंगे। तो इसमें भी वो क्या एम लेके चल रहे हैं, इसमें क्या होएगा, इसमें क्या अचीव होएगा बाय द एंड ऑफ 10 क्लासेस और बाय द एंड ऑफ 15 क्लासेस, हम कैसे एक प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। वो पूरा एक आप चार्ट बनाइए थेरेपिस्ट के साथ। इन्वॉल्व द थेरेपिस्ट, उनको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हेन वी डोंट टेक अ फीडबैक फ्रॉम देम, व्हेन वी डोंट आस्क देम, कि कई बार थेरेपीज जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव एंड अनप्रोफेशनल हो जाती है, उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। सो यू हैव टू पे अटेंशन। एक फिर जो फाइनली एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम सेंटर कंसिडर करते हैं, एक फ्लेक्सिबल कमिटमेंट होना चाहिए जब हम ज्वाइन करते हैं। बहुत टाइम हम देखते हैं कि इनके पास ना लंबे लंबे पैकेजेस होते हैं सेंटर्स में, कि अगर आप इतने टाइम के लिए थेरेपी कराएंगे, 6 महीने के लिए कराएंगे, 1 साल के लिए इनरोल कराएंगे, तो हम आपको एक डिस्काउंटेड रेट दे देंगे। एट द फेस ऑफ इट ये हमें बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि पैकेज ले लें। हाँ, क्योंकि हमें लगता है बहुत पैसा मतलब हम बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, बिकॉज अगेन थेरेपी इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं। बट क्या जनरली होता है कि कुछ टाइम बाद शुरू में तो हमें बहुत अटेंशन मिलती है बच्चे को, और पेरेंट्स को भी पर्सनलाइज्ड अटेंशन काफ़ी पर्सनलाइज मिलती है। अटेंशन मिलती है, और पेरेंट्स को भी बताया जाता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग अस, कि हल्के हल्के उस बच्चे, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म उसने कमिट कर दिया होता है, एक फ़ीस दे दी होती है, हल्के हल्के दूसरे नए बच्चों पे फोकस करने लगते हैं थेरेपी सेंटर्स। थेरेपिस्ट भी चेंज हो जाते हैं कई बार, आपको आपका थेरेपिस्ट ही नहीं मिलता है आपको, वो कहते हैं कि ये थेरेपिस्ट के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ये पर्टिकुलर थेरेपिस्ट के क्वालिफिकेशन देख के आपने ज्वाइन किया, बच्चे को कमिट किया, और बाद में वो उन्होंने किसी और के साथ वो थेरेपिस्ट लगा दिए, या वो थेरेपिस्ट ही छोड़ के चले गया, एंड मे बी जो रिप्लेसमेंट आया वो उस लेवल का शायद नहीं था, है। या क्वालिफिकेशंस के नहीं थे। तो ये चीज़ में आपको बहुत ध्यान रखना है, एक लॉन्ग टर्म ऐसा कमिटमेंट नहीं कर देना है कि आगे जाके आप फंस जाए और विड्रॉ करना आपको, और थेरेपी सेंटर चेंज करना मुश्किल हो जाए। एक आप पैकेज, मतलब पैकेज है जो भी 3 मंथ्स का लेके चलिए गोल, ताकि आपके लिए भी ईजी हो अगर कहीं से निकलना है, और कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट है तो गो अहेड विद इट। आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं, इज इट सिस्टमैटिक, आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से है। एंड एनी वेयर आपको 6 मंथ्स में हमेशा प्रोग्रेस दिखेगी। कहीं भी बच्चा आपका ज्वाइन करे, 6 मंथ्स इज अ टाइम विच इज़ गुड इनफ कि आपको पता चल जाए कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। सो आई होप यू फाउंड आवर वीडियो हेल्पफुल। हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे हमारे वीडियो को लाइक करिए, फर्दर किसी पेरेंट्स से या केयर गिवर से जिनको आपको लगता है फ़ायदा होगा इस वीडियो से, उनके साथ शेयर करिए, एंड वील सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक यू।